Hi everyone, this is Dr. समृद्धि. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर टेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन. लास्ट वीडियो में हमने पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी करी थी लर्निंग की. आज हम जो सेकंड थ्योरी कर रहे हैं लर्निंग की वो है स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनर. स्किनर का सक्रिय या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत. इसे हम कई और नामों से भी जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी विद रेनफोर्समेंट और आर टाइप कंडीशनिंग. इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन की भी है और साथ में रिस्पॉन्स टाइप कंडीशनिंग भी इस थ्योरी को कहा गया है. B.F. Skinner was one of the most influential of American psychologists. A behaviorist, he developed the theory of operant conditioning. B.F. Skinner एक ऐसे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक व्यवहारवादी के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का विकास किया था, यानी कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का विकास किया था. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रैट पर, जिसके कारण ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को विकसित कर सके हैं. आप इस पिक्चर की सहायता से देख सकते हैं कि एक बॉक्स के अंदर रैट को बंद किया गया है. इस साधारण से बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है. इसमें स्किनर ने इस बॉक्स के अंदर एक लीवर डाल रखा हुआ है और साथ साथ एक भोजन की तश्तरी है जिसमें भोजन आकर गिरता है. जो B.F. स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट में जो रैट को कई दिनों तक भूखा रखा गया था और जैसे ही वो इधर उधर घूमता था अचानक से उसकी जो लीवर था, उसका जो पैर था उस लीवर पर पड़ता था और अचानक से भोजन जो है यानी कि उसको रेनफोर्समेंट के रूप में मिलता था. जैसे ही वो भोजन मिलता था वो उसको उठा लेता था. इस प्रकार उसको पता चल गया कि लीवर दबने से उसे यहाँ से भोजन प्राप्त होता है. इस प्रक्रिया को उसने बार बार किया, बार बार वो बॉक्स में घूमता और जैसे ही वो लीवर को दबाता और अचानक से उसके भोजन उसको प्राप्त होने लग जाता. इस तरह से इस क्रिया को वह बार बार करने लग गया. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूहे के सक्रिय व्यवहार में एक प्रकार से तेजी आने लग गई, जिसके कारण उसका रूप निर्धारण होने लगे, यानी कि उसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग होने लग गई. रैट के द्वारा किए गए इस बार बार कार्य को क्रिया को करने पर उसके व्यवहार में जैसे ही व्यवहार में तेज़ी आने लग जाती है, वो सक्रिय यानी कि बार बार उसको व्यवहार में सक्रियता बढ़ने लग जाती है, जिसका हम कह सकते हैं कि भोजन के कारण ऐसा हुआ, यानी कि रेनफोर्समेंट देने से चूहे के व्यवहार में सक्रियता की विकसित हो गई, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं. तो नाउ व्हाट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ द लर्निंग प्रोसेस वेयर बाय रिस्पॉन्स इज मेड मोर प्रोबेबल और मोर फ्रिक्वेंट एंड ऑपरेंट इन स्ट्रेंथ. यहाँ हम सक्रिय अनुबंधन कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को. सक्रिय अनुबंध अधिगम की एक प्रक्रिया जिसमें किसी एक प्रक्रिया की संभावना तथा बारंबारता बढ़ जाती है और यह वह अनुक्रिया होती है जो प्रबल और दृढ़ की जाती है. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस थ्रू विच द स्ट्रेंथ ऑफ ए बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड बाय रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट. ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसी प्रकार की एसोसिएटिव लर्निंग है, सहचार्य अधिगम की प्रक्रिया है जो पुनर्बलन और पनिशमेंट के द्वारा बिहेवियर को स्ट्रेंथ देती है और उसको बदल सकती है, मॉडिफाई कर सकती है. यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है 2 टाइप्स की है, पनिशमेंट भी 2 टाइप्स की होती है. रेनफोर्समेंट यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट. पनिशमेंट भी 2 टाइप्स के, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंदर जब हम एडिंग करते हैं, एक फैक्टर को ऐड कर लेते हैं तो इंक्रीज द बिहेवियर, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम रिमूविंग ए फैक्टर टू इंक्रीज ए बिहेवियर. तो ये क्या होता है कि व्यवहार हमारा इंक्रीज़ करने के लिए हम एक फैक्टर को ऐड करते हैं, उसे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं. अब यहाँ नेगेटिव रेनफोर्समेंट हम बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए एक फैक्टर को रिमूव कर देते हैं. इसका यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देंगे. एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण. जब हम किसी बच्चे को उस अच्छा काम करने पर कोई पुरस्कार देते हैं या रिवार्ड देते हैं तो हम उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहते हैं. जैसे कि बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और आपने बच्चे को गुड दिया, वेरी गुड दिया, या कोई टॉफ़ी दी, या बच्चा कोई फर्स्ट आया और बच्चे को अपने साइकिल लेकर दी, तो वो हम कहते हैं एडिंग ए फैक्टर. हमने यहाँ पे एक ऐड फैक्टर को ऐड किया यानी कि उसको रिवार्ड दिया. तो यहाँ पे जो रिवार्ड है वो एक फैक्टर है जो बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज़ कर रहा है. जैसे कि बच्चे ने एक हैंडराइटिंग सुंदर लिखने पर आपने गुड दिया तो बच्चा आगे जाकर और अच्छी हैंडराइटिंग लिखेगा. नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब रिमूविंग ए फैक्टर टू इंक्रीज द बिहेवियर.
जब टीचर क्लास में जाती है और बच्चे बहुत शोर मचा रहे होते हैं तो टीचर कहती है कि अगर आप शोर मचाएंगे तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आपकी स्टडी नहीं करूंगी। तो बच्चा शोर मचाना बंद कर देते हैं। रिमूविंग फैक्टर, हम यहाँ पे जो है शोर को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। जब हम एक फैक्टर को रिमूव करते हैं तो बच्चे का इंक्रीज़ होता है बिहेवियर, यानी कि बच्चों को पता चल जाता है कि अगर हम शोर मचाएंगे तो मैडम हमें नहीं पढ़ाएगी। तो यहाँ पे बच्चा जो है शोर करना बंद कर देता है पढ़ने के लिए। पॉजिटिव पनिशमेंट एडिंग ए फैक्टर टू डिक्रीज द बिहेवियर। पनिशमेंट यानी कि दंड सबको पता है कि जब हम बच्चे को दंड देते हैं तो हम उसे दंड जो है बड़ा कह सकते हैं माइंड में आते हैं, ऐसे लगता है पनिशमेंट क्या है, दंड जैसे कोई नकारात्मक चीज़ हो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे वही पनिशमेंट की। पॉजिटिव पनिशमेंट एडिंग ए फैक्टर टू डिक्रीज द बिहेवियर, हम यहाँ पे कोई ऐड करते हैं फैक्टर को बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए। और नेगेटिव पनिशमेंट रिमूविंग ए फैक्टर टू डिक्रीज द बिहेवियर, एक फैक्टर को रिमूव कर देते हैं बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए। पॉजिटिव पनिशमेंट का जो एग्जांपल है, फॉर एन एग्जांपल, अगर बच्चा कोई होमवर्क करके नहीं लेकर जाता तो मैडम उसको अगले दिन ज़्यादा होमवर्क करने के लिए कहती है। तो हम कर रहे हैं एडिंग ए फैक्टर, यानी कि बच्चा जो है अपने लेजीनेस के कारण, अपने आलसीपन के कारण कहीं ना कहीं जब काम नहीं करता तो मैडम उसको डबल काम देती है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्क दिया जा रहा है, उसे होमवर्क दिया जा रहा है, वहाँ पे बच्चे को एडिंग ए फैक्टर, एक फैक्टर को ऐड किया जा रहा है। तो हम कहते हैं इसे पॉजिटिव पनिशमेंट, ताकि बच्चा आगे से लेजीनेस ना करे, यानी कि उसके बिहेवियर को हम डिक्रीज़ करें, लेजीनेस बिहेवियर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। कई बार पेरेंट्स भी इस पॉजिटिव पनिशमेंट को अप्लाई करते हैं अपने बच्चों पर। नेगेटिव पनिशमेंट वो होता है रिमूविंग ए फैक्टर, जब हम एक फैक्टर को रिमूव कर देते हैं डिक्रीज द बिहेवियर के लिए, किसी बिहेवियर को कम करने के लिए। जैसे कि बच्चा कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई गलतियां कर रहा है या बड़ों से अच्छे मिसबिहेव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि हम आपको ये टॉय नहीं देंगे, हम, या उसकी सबसे फेवरेट चीज़ उसे छीन ली जाती है। यानी कि हम बच्चे से जब टॉय, चॉकलेट या उसकी कोई फेवरेट चीज़ छीन लेते हैं तो कहते हैं रिमूविंग ए फैक्टर, ताकि बच्चा आगे से मिसबिहेव ना करे। तो ये थे पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के एग्जाम्पल। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं इस अनुबंधन में महत्वपूर्ण तत्व पुरस्कार और दंड होता है जो व्यवहार को नई शक्ति प्रदान करता है। स्किनर ने क्रिया को अधिक बल दिया है जो स्टिमुलाई की अपेक्षा रिस्पॉन्स से अधिक संबंधित होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स, रिइंफोर्समेंट, रिपीटिशन, ऑपरेंट, कंडीशनिंग। रिस्पॉन्स पहले अनुक्रिया होती है, फिर किसी को रिइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन दिया जाता है, फिर वो उस क्रिया को बार बार रिपीटिशन करता है जिसके कारण उसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि उसका सक्रिय अनुबंधन अधिगम हो जाता है। ऑपरेंट बिहेवियर इज दैट एमिटेड रिस्पॉन्स विच नीड नॉट टू बी एसोसिएटेड विद द नॉन स्टिमुलाई। ऑपरेंट बिहेवियर के लिए यानी कि सक्रिय अनुबंध व्यवहार के लिए किसी प्रकार ऐसे रिस्पॉन्स की आवश्यकता नहीं होती है, या हम कह सकते हैं स्टिमुलाई की उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है कोई भी रिस्पॉन्स करने के लिए। पैवलोव के अंदर एक उद्दीपन चाहिए होता था रिस्पॉन्स करने के लिए, जबकि ऑपरेंट बिहेवियर के अंदर स्टिमुलाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऑपरेंट बिहेवियर के अंदर व्यक्ति जो है पहले व्यवहार करता है, फिर उद्दीपन को नियंत्रण में लाता है। इसलिए हम ऑपरेंट बिहेवियर को आर टाइप कंडीशनिंग के रूप में जानते हैं। ऑपरेशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग कुछ ऑपरेशंस हैं। हम फर्स्ट इज़ द शेपिंग, सेकंड एक्सटेंशन, थर्ड इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, फोर्थ इज कॉन्सेप्शन ऑफ रेनफोर्समेंट। शेपिंग यानी कि रूप निर्धारण। शेपिंग क्या होती है? जब व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है तो हम उसे शेपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी भी बताया था कि यदि बच्चा हैंड राइटिंग उसकी एक दिन अच्छी हो जाती है और मैडम उसको गुड वेरी गुड देती है तो बच्चा अगली बार और अच्छी हैंड राइटिंग लिख कर आता है और फिर उसको एक्सीलेंट मिलता है, उसके बाद बहुत अच्छी राइटिंग लिख कर लाता है तो हम उसे वेरी गुड एक्सीलेंट देते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं बच्चे की जो ये रेनफोर्समेंट मिल रहा था उसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो उसके कहीं ना कहीं बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार वो बच्चा अच्छी हैंड राइटिंग लिखना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम शेपिंग कहते हैं। सेकंड इज़ एक्सटिंक्शन यानी विलोपन। विलोपन का अर्थ है जब उचित अनुक्रिया होती है, यानी कि जब हम बच्चा सही काम कर रहा होता है और अचानक से टीचर जो उसे गुड, वेरी गुड देना बंद कर देती है तो फिर से वो बच्चा अपनी पुरानी आदत
में कन्वर्ट कर लेता है, अपनी अच्छी आदत को पुरानी आदत में कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं जब बच्चे को रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाता तो बच्चा जो है उस चीज़ को भूल जाता है। थर्ड इज़ द स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वाभाविक पुनः प्राप्ति। यदि बच्चे को फिर से रेनफोर्समेंट मिलना प्राप्त हो जाता है तो बच्चा फिर से अपने जो है अपनी रिकवरी कर लेता है, यानी उसे स्वाभाविक पुनः प्राप्ति कहते हैं। फोर्थ इज़ पुनर्बलन, यानी कि रेनफोर्समेंट जो बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। हमेशा से कहा गया है यदि बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाए तो बच्चे की आदतों का विकास किया जा सकता है। यदि किसी बच्चे को कहा जाए कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आएंगे तो मैं आपको साइकिल दिलवाऊंगा, तो हम उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट इज स्केड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। फर्स्ट इज द कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट स्केड्यूल, यानी कि सतत पुनर्बल अनुसूची। ये ऐसी रेनफोर्समेंट है जहाँ पे बच्चे को बार बार रेनफोर्समेंट यानी कि बार बार पुनर्बलन दिया जाता है। जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करता है हम उसे बार बार जब पुनर्बलन देते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस रेनफोर्स शेड्यूल। सेकेंड इज द पार्शियल रेनफोर्स शेड्यूल। पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल वो होते हैं जो हम आंशिक रूप से जब हम पुनर्बलन किसी बच्चे को देते हैं तो हम उसे कहते हैं पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसके 4 टाइप्स हैं: फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। फिक्स्ड जो रेशियो शेड्यूल है यानी कि निश्चित अनुपात अनुसूची, ये इसमें हम बच्चे को कह सकते हैं कुछ अनुपात यानी कुछ रेशियो के बाद हम बच्चे को पुनर्बलन देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब बच्चा 5 ठीक प्रकार के उत्तर देता है तो हम उसे बच्चे की को पुनर्बलन देते हैं। कोई 5 प्रश्न करने के बाद, कोई 6 प्रश्न करने के बाद जब हम बच्चे को पुनर्बलन देते हैं तो हम कहते हैं फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। निश्चित अनुपात में दिया जाने वाला पुनर्बलन फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल कहलाता है। सेकेंड इज द वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। विभिन्न अनुपातों में दिया जाने वाला पुनर्बलन वेरिएबल शेड्यूल कहलाता है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल कहलाता है। थर्ड इज द फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। फिक्स्ड यानी कि जब बच्चे को 3 मिनट या 5 मिनट के पश्चात पुनर्बलन दिया जाता है तो हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल, यानी फिक्स्ड इंटरवल होता है 3 मिनट के बाद देना है या 4 मिनट के बाद देना है या 5 मिनट के बाद देना है, तो हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल विभिन्न अंतराल अनुसूची जिसे कहते हैं, इसमें हम बच्चे को किसी अंतराल काल के पश्चात पुनर्बलन देते हैं। हम ये कह सकते हैं अगर बच्चे को बार बार पुनर्बलन दिया जा रहा है, कुछ ठीक अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन मिलता है तो वह बच्चा जल्दी सीख जाता है, और यदि बच्चे का पुनर्बलन रोक लिया जाता है तो वह उस क्रिया को करना भूल जाता है। नाउ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर क्या है? रिवार्ड लर्निंग, ओमिशन लर्निंग, एस्केप लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर के अंदर जो होता है रिवार्ड लर्निंग यानी पुरस्कार द्वारा सीखना। जब बच्चे को हम पुरस्कार देते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। ओमिशन लर्निंग उपेक्षा द्वारा सीखना, यदि बच्चे को पुरस्कार प्राप्त नहीं होता तो बच्चा सीखने की कोशिश करता है। एस्केप लर्निंग, एस्केप यानी कि जब बच्चे से हम कह सकते हैं जब बच्चे को उस एस्केप यानी कि बच्चा दंड से बचने के लिए लर्निंग करता है, यानी कि हम कह सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि अगर बच्चा फेल हो जाता है एग्ज़ाम में, यानी कि फेल से डरने के लिए एस्केप लर्निंग के बच्चा तब लर्निंग करता है, बच्चा बचना चाहता है कि मैं कहीं असफल ना हो जाऊं। फोर्थ आता है आपका पनिशमेंट लर्निंग, बच्चा यहाँ पे दंड से बचने के लिए लर्निंग करता है। फिफ्थ इज द डिस्क्रिमिनेटिंग ऑपरेंट लर्निंग, इसमें जो है बच्चा कुछ पाने के लिए लर्निंग करता है। सिक्स इज द डिस्क्रिमिनेटिंग ओमिशन लर्निंग, स्थिति में जो बच्चा है किसी पुरस्कार के लिए नहीं सीखता बल्कि वह पुरस्कार की उपेक्षा करके सीखता है। सेवन्थ इज द एक्टिव अवॉइडेंस लर्निंग, इस स्थिति में बच्चा जो दुखदायी या परिणामों की सक्रियता को टालने के लिए सीखता है। एट्थ इज द डिस्क्रिमिनेटिंग पनिशमेंट लर्निंग, इसमें जो शिक्षार्थी है या जो बच्चा है उद्दीपन की उपस्थिति में दंड से बचने के लिए क्रिया करता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसके? फर्स्ट इज़ द टू मोटिवेट स्टूडेंट, हम बच्चे को प्रेरित कर सकते हैं, हम बच्चे को कुछ भी नया काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और बच्चे को पुनर्बलन दे सकते हैं। सेकंड इज़ द यूज़ ऑफ रेनफोर्समेंट, बच्चे को अलग अलग प्रकार के रेनफोर्समेंट यूज़ करके बच्चे को नई चीज़ों या नई आदतों का विकास किया जा सकता है। थर्ड इज़ द शेपिंग बिहेवियर, बच्चे को अपने अनुसार ढाला जा सकता है, उसका व्यवहार बिल्ड किया जा सकता है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट, बच्चे के ज्ञान के परिणामों को जानकर उनमें बदलाव किया जा सकता है।
रिपीटेशन, बच्चे को बार बार किसी कार्य को रिपीट करवाकर उसको सिखाया जा सकता है। 6 इज़ द प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग के अंदर बच्चे को अपने उसके ओवन पेसिंग के द्वारा उसको सिखाया जा सकता है, यानी कि बच्चे की अपनी गति के द्वारा उसको सिखाया जा सकता है। 7th इज़ वोकेबलरी। इसके द्वारा बच्चों की वोकेबलरी भी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करी जा सकती है। स्मॉल स्टेप्स, बच्चों को छोटे छोटे स्टेप्स में बच्चों को जल्दी जल्दी सिखाया जा सकता है। हम बच्चे को जो कंटेंट है छोटे छोटे अगर स्टेप्स में पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखता है। एलिमिनेटिंग फियर, बच्चे को इस सिद्धांत के द्वारा बच्चे के भय को दूर किया जा सकता है। जैसे कि कुछ बच्चे अंधेरे से डरते हैं, कुछ बच्चे गैदरिंग से डरते हैं, तो इस प्रकार हम बच्चे की फियर को कम कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन, बच्चे को ऐसे पुनर्बलन दिए जा सकते हैं जिससे बच्चा संतुष्ट हो सके और लर्निंग ईजिली कर सके। ईजी टू डिफ़िकल्ट, बच्चे को सरल से कठिन की ओर सिखाया जाता है। पहले बच्चे को आसान चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर बच्चे को मुश्किल। ट्रेनिंग टू मेंटल पेशेंट, इस प्रकार हम बच्चे जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनको हम आसानी से ट्रेनिंग दे सकते हैं। 13th इज़ लॉ ऑफ अफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम हमें ये बताता है कि 2 प्रकार के कार्य होते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है या जिससे हमें दुख मिलता है। ऐसे कार्य जिससे हमें खुशी मिलती है हमें वो करने चाहिए, यानी कि बच्चों से वो काम करवाने चाहिए जिससे बच्चों को खुशी मिलती है, जिससे वो उनकी लर्निंग अधिक हो सके। ऐसे कार्य जिनको बच्चों से खुशी नहीं मिलती वो कार्य बच्चे जल्दी से नहीं करते और उनके लर्निंग में भी बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।